अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने जो है वो एक वेव फंक्शन के थ्रू क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दोनों को कंबाइन करके निकाली थी। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि जो हमने वेव फंक्शन यूज़ किया था वो क्या होता है, उसकी क्या फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बेसिकली किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है जो कि मोशन में, क्योंकि वेव पार्टिकल के साथ तब भी एसोसिएटेड होती है जब वो मूव कर रहा होगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी पार्टिकल जो कि मोशन में है उसको डिस्क्राइब करेगी, उसकी बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगी, और उसकी जो वेव फंक्शन है उसको बताएगी कि वो कैसे टाइम के साथ जो है वो इवॉल्व करता है, यानी टाइम के साथ उसकी क्या वेरिएशन आती है। तो जैसे आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ हैं, सेम आपके पास जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। सेम आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, सेम रोल प्ले करती है जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली कैसे वर्क करती है, कि इसमें इनपुट जो है वो आपके पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक इनपुट के तौर पे काम करती है। ये किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो डिस्क्राइब पोटेंशियल है उसको जब वो आप पोटेंशियल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एक प्रोसेसिंग मशीन के तौर पे उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करती है, रन करती है, और फिर उसके बाद आपको जो है वो आउटपुट में एनर्जीज़ मिलती हैं, वेव फंक्शन मिलते हैं, क्वांटम नंबर मिलते हैं, जो कि पार्टिकल को के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो ये आपके पास जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है। आगे चलते हैं। आपके पास जो आज का मेन टॉपिक है वो है वेव फंक्शन, जो कि कल आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर यूज़ किया था। तो वेव फंक्शन हम आज बताएंगे कि होता क्या है। तो वेव फंक्शन बेसिकली जो है वो उसको हमने कल डिनोट भी किया था साई ऑफ एक्स कॉमा टी। यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है, यानी सिर्फ अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन कैसे होगा, यहाँ पे डिनोट कराया गया है साई ऑफ एक्स कॉमा टी। लेकिन अगर पार्टिकल की मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन हो तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन आएंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए वन डायमेंशनल वेव फंक्शन जो है वो बताया गया है। तो आपके पास अब ये करता है क्या है, किसी भी सिस्टम की स्टेट को बयान करता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कैसे सिस्टम की, यानी कोई ऐसा पार्टिकल का सिस्टम जो कि मूव कर रहा होगा तो उसको बताएगा। और ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो कम्प्लेक्स नंबर होती है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली एक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की टाइम वेरिएशन से आती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ई ऑफ टी इक्वल टू ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सेम आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऑफ टी इक्वल टू बी नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सिमिलरली जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम वेरिंग फंक्शन से डिनोट किया, सेम आपके पास जो है वो वेव फंक्शन भी क्या काम करता है, डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल को इन मोशन में, और इसकी भी इसी तरह आप जो है वो साई ऑफ एक्स कॉमा टी की फॉर्म में जो है वो इसको सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली वेव फंक्शन से कैसे आएगी, इस टॉपिक में हम ये बताएंगे। तो जो वेव फंक्शन है बेसिकली वो खुद कोई फिजिकल मीनिंग नहीं रखता, जब आप उसके मॉड का स्केल ले लेते हैं तो वो जो है वो फिजिकल मीनिंग रखता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता रहे हैं, आपके पास वेव फंक्शन लिखा हुआ है साई ऑफ एक्स कॉमा टी, एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है कि ये बताती है कि पार्टिकल के पाए जाने की, यानी किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप किसी ख़ास वॉल्यूम के अंदर चेक कर रहे हैं कि पार्टिकल पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा और उसकी कितनी उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कि कितनी वैल्यू है कि वो वहाँ उस एरिया में पाया जाएगा। तो वो आप किससे बताते हैं, प्रोबेबिलिटी से।
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली साई ऑफ एक्स कॉमा टी के मॉड का स्क्वायर होता है, और ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो पोजीशन किसी पोजीशन एक्स पे एट टाइम टी पे कहाँ पे पाया जाएगा, यानी उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पोजीशन एक्स पे एट टाइम टी पाया जाए। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, साई ऑफ एक्स कॉमा टी का मॉड का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, जो आपके पास वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स कॉमा टी, इसी का आपने क्या लेना होता है, कम्प्लेक्स नंबर, यानी इसकी वैल्यू इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है साई ऑफ एक्स कॉमा टी से। इससे आपके पास साई ऑफ एक्स कॉमा टी का मॉड का स्क्वायर आ जाता है। हम यहाँ पे ये लिख भी दिए गए कि बेसिकली आपके पास साई स्टेरिक यहाँ पे जो डिनोट हुआ है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई ऑफ एक्स कॉमा टी का। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये एक रियल नंबर होती है, नॉन नेगेटिव फंक्शन होती है, क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा, तो नेगेटिव नंबर तो कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे नेट प्रोबेबिलिटी आपने जब भी फाइंड करनी होगी तो आप कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स वाई जी कॉमा टी, यानी आपके पास अगर तीनों डायमेंशन के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है और डी वी जो है उसका वॉल्यूम एलिमेंट है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साई स्टेरिक को जैसे भी ऊपर बताया था, साई स्टेरिक को साई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और किस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, डी वी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। तो नेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का की इंटीग्रेशन ले लेनी होगी और यहाँ पे लिमिट्स आप लगा दीजिएगा -∞ से +∞। तो यहाँ पे आपके पास ये जो इंटीग्रेशन जब सॉल्व होगी तो ये आपको आंसर देगी नेट प्रोबेबिलिटी का। नीचे इसी जो साई स्टेरिक और साई यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन्हीं को साई ऑफ एक्स कॉमा टी मॉड का स्क्वायर लिख दिया गया है। तो ये आपको फॉर्म ऊपर भी बताई थी। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बेसिकली आपके पास जैसे भी जो पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको साई ऑफ एक्स कॉमा टी के मॉड का स्क्वायर लेना होता है। अब अगर साई ऑफ एक्स कॉमा टी मॉड का स्क्वायर अगर 1 आ जाता है आपके पास, तो 1 का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और अगर ये आ जाता है 0 तो यहाँ पे 0 का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, यानी पार्टिकल जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपके पास ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो बेसिकली यही है कि आपने उसको इंटीग्रेट करना है प्रोबेबिलिटी को -∞ से +∞, और अगर आंसर 1 आ जाए तो ये इसका मतलब है वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। अब यही जो कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के साई ऑफ एक्स कॉमा टी का स्टेरिक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं साई ऑफ एक्स कॉमा टी से वॉल्यूम एलिमेंट डी वी के अंदर, और इसको हम इसको आंसर जो है वो 1 पुट करके यहाँ से हम किसी भी वेव फंक्शन के लिए एक कांस्टेंट होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसके अंदर हम यही काम करते हैं कि ये वाली कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करके ए की वैल्यू निकालते हैं, और वहाँ पे ए जो था वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था, तो वो हम फाइंड करेंगे, आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पार्टिकल ट्रैप्ड इन एन इन्फिनिटली डीप पोटेंशियल वेल। तो अब इस टॉपिक के अंदर जो मैं आपको भी बात बताई थी वही कंडीशन जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी है वो इसके अंदर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास पार्टिकल ट्रैप्ड इन इन्फिनिटली डीप वेल है क्या। तो जैसे टॉपिक से शो हो रहा है कि ट्रैप यानी पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो गया, फंस गया है किसी डीप वेल के अंदर। तो ये कंडीशन हम कैसे बता सकते हैं, आप कंसीडर करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है किसी रॉड के अंदर जिसकी लेंथ है L। अब उस रॉड के जो है वो आपके पास 2 एंड्स हैं, एक एंड है एंड A और दूसरा एंड है एंड B। तो बेसिकली आपके पास 2 एंड हो गए जिस रॉड के अंदर पार्टिकल जो है वो ट्रैप हुआ है, मतलब पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। ट्रैप का बाद में बताते हैं कि कैसे ट्रैप हुआ है। अब आपके पास जो कैसे ट्रैप हुआ है ये पहले आपको डायग्राम से बताते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो रॉड है जिसके बारे में आपको बताई थी कि ये रॉड है जिसकी लेंथ है L, इसकी एंड्स हैं, ये वाला एंड है एंड A और दूसरे वाला एंड है एंड B। तो ये आपके पास 2 एंड्स हैं। अब देखें रॉड के दोनों एंड्स पे हमने जो है वो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है। अब अगर दोनों साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो पार्टिकल फॉर एग्जांपल पहले जो है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद था, तो अब जैसे ही फॉर एग्जांपल वो ए एंड की तरफ जाता है, यहाँ पे मैं एरो से शो कर रही हूँ, तो उसको नेगेटिव पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा, तो मतलब उसको रिपल्जन फेस करनी पड़ेगी। तो रिपल्जन फेस करनी होगी तो वो दोबारा वापस जो आ जाएगा क्योंकि वो आगे जा ही नहीं सकता रिपल्जन की वजह से। सेम अगर वो फिर दूसरे एंड पे बी एंड पे पहुंच जाता है
बी एंड पे पहुंचने के बाद आप देखिए आपके पास क्या होगा, इधर भी नेगेटिव पोटेंशियल है, एरो से मैं शो कर रही हूँ कि इधर पहुंच गया, नेगेटिव पोटेंशियल उसको रिपेल करेगा पार्टिकल, फिर जो है वो वापस आ जाएगा किधर, यानी कि दरमियान में, यानी वो एंड्स से क्रॉस नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता इन एंड से। तो इससे क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है यानी इलेक्ट्रॉन ए और बी रॉड जिसकी लेंथ यानी रॉड जो था लेंथ एल का, जिसके एंड्स थे ए और बी, उनके दरमियान जो है वो ट्रैप हो गया। तो इसी कंडीशन को हम नीचे जो है वो बता सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो गया है, यानी वो जो है वो इन वॉल्स से, ये इन ए और बी को वॉल्स कहा जा सकता है कि वो वॉल से आगे जो है वो नहीं जा सकता। तो इस वजह से हम ये कंडीशन बोल देते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इन्फिनिट पोटेंशियल है कि वो पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर सकता। एंड दोनों एंड्स पे, यहाँ पे एंड्स की जो लेंथ है, एंड्स की जो पोजीशन है वॉल्स की, एक को शो कर दिया गया है 0 से, यहाँ पे x=0 और दूसरे पे x=l। तो ये आपके पास इसके एंड्स हो जाएंगे। तो ये वाली जो इसको बाकायदा जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे एक और चीज़ भी देख लें कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक वेव के थ्रू शो किया गया है, किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली जब मूव करता है तो वो वेव के तौर पे बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक वेव के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी हमने जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी है तो इसी पूरे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन पे लगानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि वो कैसे